तुम्हारा 15 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम। पेरेंट्स के परमिशन से आना होगा। ये 15 यही अक्टूबर पेरेंट्स की परमिशन होगी आपको तो आप आ सकते हैं। और क्लास की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, माने कि क्लासेस को स्प्लिट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी क्लासेस तो खाली ही रहेंगी, बाकी क्लासेस नहीं चलेंगी। शायद केवल 10th और 12th की क्लासेस चलाई जाए, फिर कुछ वीक के बाद चाहे कुछ दिनों बाद फिर 9th और 11th की भी स्टार्ट हो जाएगी। 9th 11 12 का तो स्टार्ट होगा और आपको परमिशन लेके आना होगा अपने पेरेंट्स से, फिर आप आ सकते मैम 10th तो किस दिन से स्टार्ट होगा? क्या किस दिन से स्टार्ट हो रहा है? शायद 15 के बाद होना चाहिए। 15 अक्टूबर गवर्नमेंट का तो अभी हम लोगों ने कल को ही पढ़ा था, उसका कुछ स्कूल ओपन होगा या फिर प्री बोर्ड? मैम हॉस्टल भी खुलेगा। नहीं बेटा, अभी प्री बोर्ड रुक जाओ, थोड़ा सा पेपर वगैरह बनाया जाए तब तो। अभी जैसा ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग टू मैसेज भी चला जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना है, लेकिन प्री बोर्ड तो होगा। मैम पेरेंट्स से परमिशन कैसे लेना है? साइन करा के एक एप्लीकेशन पर, वो यदि तुम्हें अप्रूवल देंगे कि हाँ मेरा बच्चा जा सकता है, मैं सहमत हूँ, तभी तुम आओगे। वरना ये होगा कि भाई स्प्रेड हो सकता है कोरोना, गार्जियन से बिना पूछे आ गए, पेरेंट्स से बिना पूछे आ गए, तुम्हें जबरन कोई बुला दिया, चाहे घूमने के लिए बाहर निकल गए हो, झूठ मूठ का सड़क पर भीड़ लगा रहे हो, बहुत तरह की बातें हैं। तो यदि तुम्हारे बस चलेंगे या अपने बाइक से जाना है? अब तो बेटा अभी नहीं बता सकते हैं, वो सब कंडीशंस जैसे आएंगे वैसे वैसे आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। लेट अस कंटिन्यू द लेसन। मैम हॉस्टल भी खुलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, सब चीजें होंगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक ही बार में हर चीज तो होगा नहीं। जो टोटली बंद था मार्च से लेकर के अभी अक्टूबर तक, जो भी चीजें होंगी, जो भी काम होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे, चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे और हर चीज नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो परेशान हो रहा है उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग हैं ही यहाँ पर। क्यों, हम लोग तुम्हारे सेवक ही ना है। नो मैम, आप हमारे गुरु हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। कैसी बात कर रही है मैम? चलिए चलिए पढ़ा जाए आगे। ठीक, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज को कैसे सुधारा जाए। In order to face these challenges, students, we have studied these challenges. 4 challenges we have studied. What are the 4 challenges? First, lackness of internal democracy. Another, dynastic succession. Third, money and muscle power. And fourth, lackness of meaningful choice. Yes. All these 4 challenges we have studied, and here it is given that the question is, are political parties willing to reform? चैलेंजेस तो हैं, चुनौतियां तो हैं और हमें इन्हें सुधारना भी होगा। कैसे सुधारेंगे? जब हम राजनीतिक दलों को सुधारेंगे तो ये सारी चुनौतियां हो सकता है संभवतः दूर हो जाए। तो क्या राजनीतिक दल सुधरने के लिए तैयार रहेंगे? क्योंकि कानून किसे बनाना है? उन्हीं को बनाना है। लेजिस्लेचर में वही जाएंगे और उन्हीं को ये सारे बिल को लाना है, विधेयक पेश करेंगे और फिर वो विधेयक जब पास होगा एक हाउस से, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो कानून बनेगा। तो क्या ऐसा वो कानून लाना चाहेंगे जिससे उन्हीं को सुधरने के लिए कहा जाए? डू दे एग्री टू रिफॉर्म? हाँ, द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्या उनको इच्छा होगी रिफॉर्म होने की? इफ दे आर विलिंग, इफ उनको इच्छा होती कि हाँ भाई हम सुधरेंगे, what has prevented them from reforming so far? यदि वो सुधरने के लिए तैयार है तो अब तक सुधरे क्यों नहीं भाई? इतना लंबा समय बीत गया, आजादी को इतने वर्ष हो गए, आज तक वो सुधरे क्यों नहीं? यदि वो सुधरने के लिए इच्छुक है तो इफ दे आर नॉट विलिंग, यदि वो सुधरना नहीं चाहते, यदि उनकी इच्छा नहीं है सुधरने की, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? क्या ये संभव है कि उन्हें हम जोर जबरदस्ती करके सुधार दें? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। दुनिया के तमाम नागरिक, दुनिया में हर देश में जो भी नागरिक हैं वो यही सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे सुधारा जाए। यदि इनको हम सुधारना चाहते हैं तो क्या ये सुधरना चाहेंगे? दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये बहुत साधारण सवाल नहीं है जिसका आसानी से जवाब दे दिया जाए। In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. हम खुद कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन है
जो अंतिम निर्णय है वो हमारे नेता द्वारा ही लिया जाता है, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो. पीपल कैन रिप्लेस देम. यदि हमें वो नेता अच्छे नहीं लगते तो हम उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन फिर उनके जगह पे किसी और को तो चुन के भेजना पड़ेगा ना. हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिर उनके जगह पे दूसरा नेता जाएगा. क्या गारंटी है कि वो आदमी या वो नेता वैसा नहीं होगा या वो सुधर ही जाना चाहेगा. बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स. फिर दूसरे सेट की पार्टियां आएंगी और फिर नेता, उसमें हो सकता है 2-4 नेता बहुत ही अच्छे हों, लेकिन कुछ लोग तो उसमें भी करप्ट हो सकते हैं. तब क्या किया जाए, कैसे सुधारा जाए इन्हें? इफ ऑल ऑफ them do not wish to reform, how can anyone force them to change? जब उनमें से सारे सुधरना नहीं चाहेंगे, कुछ तो चाहेंगे कि हाँ सुधर जाएं, कुछ ठीक ठाक होते भी हैं, और यदि कुछ एकदम सुधरना ही नहीं चाहेंगे, फिर उनके लिए क्या किया जाए? How we can force them? Anyone can force them to change. उन्हें कैसे दबाव बनाएगा, कैसे उनको फोर्स करेगा कि भाई आप अपने आप को बदल लीजिए, सुधर जाइए. Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. चलिए कुछ ऐसे तत्काल यानी recent, अभी हाल के ही प्रयासों को देखा जाए, जिसे और सलाहों को, सजेशंस को भी देखा जाए, जिसे हमारे देश में लिया गया है या दिया गया है. क्या पार्टीज को कैसे सुधारा जाए? How to reform political parties and its leaders. तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन करता है? लेजिस्लेचर. हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्हीं के ना परमिशन से, उन्हीं के सलाह से, उनके परमिशन से, उसके एसेंट से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा. तो ये पहला स्टेप हमारे किस इंस्टीट्यूशन का दिया गया है? लेजिस्लेचर का. ठीक है, देखो क्या स्टेप लिया गया है. The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. ये डिफेक्शन क्या है? दल बदल. अक्सर ऐसा पहले बहुत होता था, बहुत ज्यादा. क्या होता था कि यदि कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उस समय जो पार्टी बहुत ज्यादा चर्चा में है उसके थ्रू वो चुनाव लड़ लिया, ठीक है, जीत गया, तो हमने उस पार्टी को वोट दिया, उस कैंडिडेट को वोट दिया, वो जीत गया. जीत के जब वो गया तो वो साल भर भी नहीं बीता, 5 साल के लिए उसे चुना गया, साल भर भी नहीं बीता वो दूसरे पार्टी में चला गया. अब लोग सोचते थे कि हमने आखिर वोट किसको दिया था? इस पार्टी को वोट दिया था या उस पार्टी का, क्योंकि वो कैंडिडेट तो अपना दल बदल लिया. और ये बहुत आम चीजें थी. हमेशा सारे नेता दल बदलू थे, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, कभी इस दल में, हमेशा इधर से उधर वो चेंज करते रहते थे. इसको डिफेक्शन कहा जाता है. तो इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए लेजिस्लेचर में ही कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया गया. संवैधानिक संशोधन करके ये कहा गया कि भाई जो भी नेता दल बदलेगा, यदि वो किसी भी क्षेत्र से जीता हुआ है तो मान लिया जाएगा कि वो उसका सीट भी चला गया. अब उसको नए सिरे से फिर उस सीट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा जिस पार्टी में वो चला गया है या जहां वो दल बदल कर जा रहा है उसके आधार पर. यानी कि यदि जो आदमी जीत गया है, एक बार वो जीत गया, ठीक, साल भर के अंदर यदि वो दल बदलना चाहता है तो 4 साल के पहले ही उसका वो सीट उससे छीन लिया जाएगा. कहने का मतलब कि वो सीट वैकेंट कर दिया जाएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपने पार्टी को चेंज कर लिया, और फिर नए सिरे से उस सीट पर इलेक्शन होगी और फिर डिफरेंट कैंडिडेट्स आएंगे और वहां पर भी वो यदि इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो जिस पार्टी में गया है उस पार्टी के नाम पर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा. यदि जीत गया तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि हार गया तो गया. तो अक्सर अब ये तो ठीक नहीं है कि
जो वोट देने वाले वोटर्स है उनका दिमाग हमेशा एक जैसा स्थायी रहे। ओपिनियंस हमेशा चेंज होते हैं लोगों के, और जब से ऐसी कानून बनी है तब से दल बदल की प्रक्रिया पर काफी रोक लग गई है। अब जल्दी लोग पार्टी नहीं चेंज करते। कब पार्टी चेंज करते हैं? जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, यानी 5 साल तक आ गए तो एनी हाउ उनको तो चलना ही है, चलाते ही हैं, वरना उनका वो सीट खो जाएगा और उनको फिर नए सिरे से इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा। तो उससे बेहतर यही है कि भैया जैसे भी है इसको खींच ले चलो और 5 साल का अपना कार्यकाल समाप्त हो जाए, फिर हम अपने जिस पार्टी में जाना चाहते हैं उस पार्टी में जाएंगे और फिर जो इलेक्शन होगा उसको कंटेस्ट करेंगे उस पार्टी के नाम पर। तो ये कानून बनाया गया है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulgent in defection in order to become minister or for cash rewards. पैसे के लिए भी वो सब दल बदल लेते। तुम लोग अक्सर सुने होंगे वोट फॉर नोट, नोट फॉर वोट, सॉरी पढ़े हो ना, नोट फॉर वोट। कई बार आ जाता है कि हाँ यहाँ प्रत्याशी को बंद कर लिया गया, यहाँ होटल में रखा गया है, ये किया गया, वो किया गया, वो खरीद कर रहा है, वो फरोख्त कर रहा है, उसको इतना पैसा दिया गया, ये स्टिंग ऑपरेशन। अक्सर इस तरह के न्यूज आते हैं। क्यों इस तरह के न्यूज आते हैं? ऐसा जरूर कुछ गड़बड़ होता होगा। तो वही यहाँ पे दिया जा रहा है। कभी कभार कैश रिवॉर्ड्स के लिए भी ये लोग पार्टी को चेंज कर लेते हैं। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी MLA और MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. अब क्या कानून कहता है? यदि कोई कैंडिडेट अपना दल बदलता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसका वो सीट चला गया, यानी कि वो सीट से खाली कर दिया जाएगा। This new law has helped bring defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. अब ऐसा जब से हो गया है तब तो भाई जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी लीडर्स के ही अकॉर्डिंग टू उसको डिसीजन लेना है, चाहे उसका मन करे या ना करे, चाहे वो उससे एग्री हो या ना हो। तो एनी हाउ उन्हें 5 साल निभाना है, वरना उनका वो सीट छीन लिया जाएगा। तो इस तरीके से लोग बहुत फ्री भी नहीं है कि अपनी बातों को तुरंत से व्यक्त कर दें, क्योंकि एनी हाउ उनको अपने पार्टी लीडर्स के अकॉर्डिंग टू वहां एकोमोडेट करना है। तो ये चीज भी हो गई है और दल बदल की प्रक्रिया में भी काफी कमी आ गई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स जुडिशरी। जुडिशरी क्या कह रही है? देखो, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने मनी और मसल पावर, जो तुम लोगों ने पढ़ा है, मनी और मसल पावर, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्यों किया गया है? एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया डिफेक्शन को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग देखे कि लैकनेस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, उसको कंट्रोल करने के लिए वो काम किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया गया है। कौन सा वो चैलेंज था? लैकनेस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहने की वजह से हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लाया गया, जुडिशरी कौन सा ले आई है, क्या सुधार किया, कौन सा एफर्ट लिया गया इसके द्वारा? तो यहाँ मनी एंड मसल पावर, इसको कंट्रोल में करने के लिए इसने क्या किया है कि now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against them. अब क्या कर दिया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को जब वो पर्चा दाखिल करते हैं तो उनको एक शपथ पत्र पर भी साइन करना पड़ता है, एफिडेविट, और उस एफिडेविट के तहत ये वो घोषणा कर देते हैं कि हमारे पीछे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ करें, मैंने अपना पूरा परिचय उस एफिडेविट पर दे देते हैं और ये उनका शपथ पत्र रहता है। जैसे किसी भी जॉब को भी ज्वाइन करने के पहले उनसे कुछ एग्रीमेंट करवाया जाता है, उसी तरीके से ये लोग भी उस पर साइन कर देते हैं। उसके बाद पूरा डिटेल दे देते हैं। क्या क्या डिटेल देते हैं? गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। द न्यू सिस्टम हैज मेड, दुर्गेश शुरू हो गया, दुर्गेश सिंह म्यूट करो तो अपने आप को, सारे बच्चे म्यूट होकर के सुन रहे हैं।
और ये दुर्गेश पता नहीं कहाँ से है, ऑन करके रखा है, फिर आवाज आने लगी है। आदर्श कुछ पूछना है क्या बेटा? अब it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. The new system has made a lot of information available to the public. और वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन ये लोग देते हैं अपने एफिडेविट में वो पब्लिक कर दिया जाता है, यानी जनता उससे परिचित हो जाती है कि हमारे नेताजी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्हें हम वोट देने जा रहे हैं, वो क्या हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी, इनके पीछे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें जनता जान जाती है। The new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by the candidates is true. लेकिन ये भी गड़बड़ी है, एफिडेविट तो भरवाया जाता है लेकिन वो सही तरीके से चेक नहीं हो पाता है कि जो इंफॉर्मेशन उसके द्वारा दिया गया है वो सही भी है कि नहीं। जब कोई केस लिप्त होगा उस समय जब जांच कराई जाएगी तब उस एफिडेविट के आधार पर उसको चेक किया जाएगा, लेकिन जब वो पर्चा दाखिल करते हैं तो कोई इसके पीछे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करता। तो as yet we do not know if it has led to decline in the influence of the rich and the criminals. इतना एफिडेविट देने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि रिच और क्रिमिनल्स तो हाजिर ही रहते हैं। इनका प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है, ये तो अभी आने वाले दिनों में इसका परिणाम जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा हमें पता चलेगा। क्या आदित्य? एफिडेविट का फायदा क्या है? एफिडेविट का फायदा यही है बेटा कि सारे लोग, हाँ सारे लोग ये जान जाते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जो कंटेंडर है, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो क्या है, कितना एजुकेटेड है, हम इतने एजुकेटेड व्यक्ति को वोट देंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये सारी चीजें यदि हम लोग जान जाएंगे तो जो ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता है वो उसको वोट नहीं देगा और जो पसंद करेगा वो उसको वोट देगा। तो एफिडेविट से हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में जान सकते हैं, इस वजह से इसको लागू कर दिया गया। हाँ बेटा बोलो। मैम तो इसमें झूठ भी तो बोल सकता है। हाँ वही चीज तो यहाँ दिया गया है कि कोई इसको चेक नहीं करता है। अब मान लो कोई कह देता